Hi and welcome everyone. Am I audible to you? If I am audible, then please type in the chat box that I am audible and you all can clearly listen to me. आप लोगों को अगर क्लियर आवाज आ रही है तो प्लीज आप मुझे बताएंगे कि हाँ सर क्लियर आवाज आ रही है, आप ऑडिबल हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी आगे की डिस्कशन चालू रख सकें। ओके, चलिए चलेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे की क्लास इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो, ठीक है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे पास वो ये है कि हमने यहाँ पे मैंने आपको लाइव क्लास में 2 दिन के अंदर मैंने काफी सारी कुछ चीजें शेयर करी हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, ठीक है, कल की क्लास में मैंने बात करी थी ना इनकम टैक्स की, टीडीएस की, तो इसी तरह से मैं आज की क्लास में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि डियर टैक्स पेयर्स, ठीक है, क्या कह रहा है, एज पर द नोटिफिकेशन इतना, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से क्या रूल लागू हुआ है कि जिनकी भी टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, उन लोगों के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि वो लोग ई इनवॉइसिंग जनरेट करें, ठीक है। अब इसका एक फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जब ई इनवॉइसिंग जनरेट होती है ना, तो उससे जो बिल होते हैं वो हम 2A में हाथ के हाथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम कौन, मान लीजिए अगर मैं बायर हूं तो मैं हाथ के हाथ में 2A के अंदर में चेक कर सकता हूँ, जबकि 2B के अंदर में जो बिल्स होते हैं वो हमेशा 14 के बाद ही आते हैं, ठीक है। एक डेट लिमिट होती है कि किसके बाद क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। ये सर कैसे कैसे क्या काम होता है, ठीक है जी। तो अब क्योंकि अब क्या लिमिट है हमारे पास, अब क्या लिमिट है, ये कह रहा है एज पर द नोटिफिकेशन द ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर विद एनुअल टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से जो लिमिट है वो ये हो गई है कि 20। अब सर ये समझो कि ई इनवॉइसिंग होता क्या है। देखो, आप जो इनवॉइस बनाते हो वो क्या बनाते हो, आप अपना बिजी पे या टैली पे जो इनवॉइसिंग बनाते हो, ठीक है, वैसे ही एक होता है ई इनवॉइसिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ भी शेयर किया हुआ था, ठीक है। जो लोग जो है क्लास फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर ये है ई इनवॉइस का फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया, क्योंकि मैं साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ताकि कल को आप ये ना कहो कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि क्या होता है इनवॉइसिंग, क्या काम होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी, व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, एप्लीकेबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट, ठीक है। ये कह रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फैसिलिटेट बाय फाइलिंग ई वे बिल्स, ठीक है। कैसे पॉसिबल होता है, ई वे बिल के थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो इस बात को ऑलरेडी जानते होंगे कि ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी होता है, बिल्टी के साथ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे होता था पहले वैसे अब ई वे बिल होता है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, वो डेट लिखी हुई है ऑलरेडी चैनल पे, इसकी क्लास पड़ी हुई है, तो आप वहां से ई वे बिल की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम तो, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑन द कॉमन जीएसटी पोर्टल, ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे कॉमन में आपको पता है कि ई वे बिल मैंडेटरी होता है, ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से in its 35 meeting of the GST Council had decided to implement a system of e-invoicing which will be applied for a specific category of the person. E-invoices does not imply the generation of invoices on GST portal, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि कुछ चुनिंदा कैटेगरी के लोगों के लिए इन्होंने जीएसटी पोर्टल पे ई इनवॉइसिंग का एक फॉर्मेट लॉन्च किया है, जिसके लिए किसी तरह के सॉफ्टवेयर की नहीं, डायरेक्ट आप पोर्टल पे जाके अपना बिल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी आप पोर्टल पे जाके जनरेट कर सकते हो। मैंडेटरी है कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो टैली के अंदर भी ये सेम फीचर है कि आप वहां से जंप करोगे और कर लोगे, और इस तरह से बिजी के अंदर भी सेम फीचर होता है, वहां से भी वो चीज जंप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या कहता है दैट, अभी क्या कह रहा है कि दैट वुड बी अ मिथ, इंस्टीड ई इनवॉइसिंग इन्वॉल्व द सबमिशन ऑफ ऑलरेडी जनरेटेड स्टैंडर्ड इनवॉइस ऑन अ कॉमन ई invoicing portal. Thus, automatic multi-process reporting
with a one time input invoice detail. The civic एक बॉडी होती है, जैसे हर चीज का एक कानून होता है ना, वैसे सिविक भी एक बॉडी होती है जो तय करती है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। ये कह रहा है द सिविक इज सेट अ कॉमन पोर्टल टू प्रिपेयर ई इनवॉइसिंग ऑफ द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल टैक्स। यानी कि कुछ लोगों ने बोला कि सर जब हम ऑलरेडी एक बिल बना के दे रहे हैं तो ई इनवॉइसिंग की क्या जरूरत है, ठीक है। ई इनवॉइसिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ई इनवॉइसिंग की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि एक तो कई बार क्या होता है कि इसका एक फायदा ये होगा कि जो भी काम हो रहा है, कई बार क्या होता है कुछ लोग बिल बनाते हैं, अगले दिन बिल को कैंसिल कर देते हैं। मान लो मैंने बिल बनाया, ई वे बिल बनाया, ई वे बिल की क्या लिमिट है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो बिल जनरेट करता है वो उस बिल को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। 24 घंटे के बाद जो पार्टी है जो माल ले रही है वो उस बिल को कैंसिल कर सकती है, ठीक है। तीसरे दिन यानी कि इस 72 घंटे के अंदर अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो उस बिल को कैंसिल कर सकता है। अब 3 दिन में जो बिल है वो कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाएगा, यानी जो माल है वो कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाएगा। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग ये करते थे, बिल बनाते थे, बिल बनाने के बाद उन्होंने ई वे बिल जनरेट किया, जब माल पहुंच गया उन्होंने ई वे बिल पोर्टल से बिल कैंसिल कर दिया, यानी कि माल हुआ ही नहीं। तो माल जो है वो 1 नंबर में जाने की जगह माल क्या चला गया, 2 नंबर में, ठीक है। यानी कि सरकार को क्या हुआ, टैक्स मिला ही नहीं। अब सरकार को टैक्स नहीं मिला तो इससे सरकार का लॉस होगा। तो सरकार ने सोचा कि जो ई इनवॉइसिंग पोर्टल है हालांकि वहां पे भी लिमिट है ई इनवॉइस को कैंसिल करने की, ठीक है, बट सरकार ने बोला कि जो इनवॉइस बन रहे हैं वो एटलीस्ट हमारी नजर में तो आएंगे, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट था उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 1 महीने के अंदर जितने भी बिल बनेंगे उनकी एक डेट होती है कि जो लोग मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए 11 तारीख की डेट है, और जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए 14 तारीख की डेट है। गॉट इट, सॉरी 13 तारीख की डेट है, 2 दिन बाद, 2 दिन का गैप होता है, एक में 11 तारीख होती है, एक में 13 तारीख होती है, ठीक है। अब ये क्वार्टरली रिटर्न क्या होती है सर, तो क्वार्टरली रिटर्न का मतलब होता है कि जो लोग 3 महीने में एक बार दे रहे हैं, इसमें भी क्या होता है टर्नओवर का प्रोसेस होता है। मान लीजिए कि अगर मेरी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है, उस केस में हम क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कि जी हम तो 3 महीने के बाद, मतलब हर हर महीने हम भर नहीं सकते, इतनी हमारे पास वो हैसियत नहीं है कि हम सीए को दें, अकाउंटेंट को दें, फलाने को दें। तो हम क्या करेंगे, हम 3-3 महीने के अंतराल में भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे में 3 महीने के बाद ही सामने वाली पार्टी को पता चल पाता था। जैसे अगर सपोज मैं बायर हूँ, ठीक है, और आप एक क्वार्टरली, आपकी रिटर्न क्वार्टरली जाती है, मेरी रिटर्न मंथली जाती है, तो इस केस में जो इनपुट क्लेम होता था वो 3 महीने के बाद ही जाके मुझे इनपुट मिलेगा, क्योंकि आपने रिटर्न तो 3 महीने बाद डाली है। अब आप बोलोगे सर इनपुट क्या होता है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखोगे इनपुट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जब तक आपके चैट बॉक्स में नहीं आएगा कि सर डिटेल में बताओ, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में दूंगा। जो भी हम टैक्स भरते हैं उस टैक्स पे जो है हम उस टैक्स को क्लेम करते हैं, जिसे इनपुट बोलते हैं। तो अगर सामने वाली पार्टी जो है वो 3 महीने के बाद अगर रिटर्न भरती है तो हमें 3 महीने के बाद ही उसका इनपुट क्लेम हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि चैट बॉक्स और लाइव क्लास का मतलब यही होता है कि कोई चीज अगर हमें नहीं समझ में आ रही है तो हम अपने टीचर के साथ डायरेक्ट डिस्कस कर सके, ठीक है। जो लोग लेटर ऑन इस क्लास को देखेंगे वो भी, और जो लोग अभी देख रहे हैं वो भी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी चीज, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज डू राइट इन अ चैट बॉक्स, ओके। द चैट बॉक्स फैसिलिटी इज गिवन टू यू कि आप वहां पे अपने क्वेश्चन डिस्कस करें। अभी तक समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप ओके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सरकार ने एक फीचर इन्वॉल्व किया है, उसका नाम है ई इनवॉइसिंग। इस ई इनवॉइसिंग से होता क्या है कि हम, सरकार को हाथ की हाथ पता लगता रहता है कि क्या माल कैसे कैसे जा रहा है, लेकिन इसकी लिमिट क्या करिए, इसकी लिमिट ये करिए जी, ये देखो, अगर आप नोट्स देखते हो ध्यान से, क्योंकि मैं ग्रुप में हाथ के हाथ नोट्स भेजता हूँ, तो आप देखो इस पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ई इनवॉइसिंग उन लोगों के लिए, उन टैक्स पेयर्स के लिए मैंडेटरी है
जो टैक्स पेयर की टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। पहले ये था 21 अप्रैल 2021 के अंदर में कि जो जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, टर्नओवर किसको बोलते हैं? एक बार ग्रुप में एक बार चैट बॉक्स पे लिखना तो टर्नओवर क्या होता है, क्योंकि मैं ऐसे ही अगर बोले जा रहा हूँ और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है। तो इसलिए प्लीज राइट इन अ चैट बॉक्स व्हाट इज टर्नओवर। इफ यू डोंट नो देन राइट प्लीज एक्सप्लेन। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, बी एक्टिव फास्ट। वेरी गुड। एक साल में जितनी भी हम सेलिंग करते हैं, ठीक है, हम जितना भी माल बेचते हैं, ठीक है, वो ही हमारी टर्नओवर कहलाती है। अब सपोज करो कि एक महीने में किसी ने 1 लाख बेचा, ठीक है, लेकिन जरूरत तो नहीं है कि दूसरे महीने में 1 लाख की सेल करे, हो सकता है वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी करे, ठीक है। टर्नओवर का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल, जो कि एक साल में आप जितनी भी सेल करोगे वो होता है टर्नओवर। तो एक साल में यदि कोई भी व्यक्ति अगर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल कर देता है, तो उसके बाद अगर वो 1 रुपए की भी सेल करता है, जैसे मान लो एक एलिजिबिलिटी आ गई आपके पास कि आपने 20 करोड़ की सेल आपने कर दी, अब आपके पास क्या हो गया, एक एलिजिबिलिटी आ गई कि आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। अब उसके बाद चाहे आप 1 रुपए का भी माल बेचोगे ना, तो आप ई इनवॉइस जनरेट करोगे। इसका फायदा क्या होगा, एक बारकोड आपको मिल जाता है। उससे क्या होता है, आप कहीं पे भी उसको वैलिडेट कर सकते हो, ठीक है। फिर वो डिटेल आपकी जो है वो आपको पोर्टल पे हाथ क्या दिखती रहेगी, उससे आप वैलिडेट कर सकते हो कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। ये ई इनवॉइस का था, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं कल की क्लास में ई इनवॉइस के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो तीनों ही टॉपिक में आपका, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉपिक आगे पीछे कर रहा हूँ। इनकम टैक्स, टीडीएस और जीएसटी, सॉरी ई इनवॉइस, ये टॉपिक मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जीएसटी भी अगर टाइम मिला तो हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, ई इनवॉइसिंग का। ये मैंने आपको, मतलब अगर मैं कुछ पढ़ता हूँ ना तो मैं हाथ की हाथ ये जो है मैं करके देता हूँ आपको कि हाँ भाई हाथ की हाथ जो है कि आपके आप लोगों को भी पता लगता रहे कि हाँ सर, अगर ई इनवॉइस जैसी कोई चीज है तो वो क्या चीज है, ठीक है, ये सर वो कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई इनवॉइस आ गया है आपके पास, ठीक है। अब इस पे ये कह रहा है, ये हरकतें ना करो यार, ये पेन वैन किसने चला दिया। मैंने आपको बोला था कि मेरे को ज्यादा इसका वर्क नहीं पता, तो प्लीज ऐसी हरकतें ना करें जिससे परेशानी हो। अब मेरे को ढूंढने में टाइम लग जाएगा ना, आप ही लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना, मेरा नहीं होगा ना। हम्म। हटाओ यार इसको, जिसने भी ये कराएगी। अच्छी खासी क्लास में डिस्टर्ब कर देते हैं। अब मुझे नहीं पता लग रहा है कैसे हटेगा, ठीक है, तो इसको ऐसे इग्नोर कीजिए आप लोग, ठीक है। अब मैंने बोला कि इनवॉइसिंग में ऐसे होता है, हाँ मैं इनपुट समझा रहा था आपको। देखो जैसे मान लो कि आपने कोई परचेज करी, ठीक है। अब वो जो परचेज है आपकी, ठीक है, अब मेरे को उसको स्टॉप करना पड़ेगा, एक बार स्टॉप शेयर करके फिर दोबारा शेयरिंग ऑन करता हूँ। हाँ, अब जो जैसे मान लो आपने 100 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा, ठीक है। अब 100 रुपए के सामान पर, जैसे सपोज आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है जी। 100 रुपए के सामान पे मैं कहता हूँ कि 18% जीएसटी बनता है, ठीक है। यानी 100 रुपए का 18% कितना हो गया, 100 रुपए का 18% कितना हुआ बताओ। जाहिर सी बात है 18 रुपए। तो यानी कि अब मैं जो माल खरीद रहा हूँ वो मुझे कितने का पड़ा, 118 रुपए का। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी होल्डर होता है ना, वो कभी भी जीएसटी भरता ही नहीं है। आप बोलोगे सर ये कैसे, हम तो भरते हैं हर महीने। देखो जी ऐसा है,
ये आप सरकार को दिखा सकते हो कि जी हम जीएसटी भर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग की सच्चाई यही है कि जो जीएसटी होल्डर है वो कभी जीएसटी भरता ही नहीं। पूछो कैसे? आपको ये एग्जांपल समझ में आ रहा है कि 100 रुपए पे 18% अगर जीएसटी लगा, तो मैंने 118 रुपए में कोई सामान खरीदा। अब सपोज करो कि आपने वो सामान 110 रुपए का मार्जिन रखा, ठीक है, और उस सामान को आगे फिर 18% जीएसटी लगा के बेच दिया, यानी 110 रुपए, ठीक है, और उस पे आपने 18% जीएसटी लगाया। अब बताओ 110 रुपए का 18% कितना होगा? ठीक है, बोलो। ओह नमः शिवाय, सॉरी। 110 रुपए का हम 18% निकालना है, तो वो हुआ 19 रुपए 80 पैसे। ठीक है, यानी कि 110 रुपए तो ग्राहक से आप ले ही रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो, 19 रुपए 80 पैसे का जीएसटी ले रहे हो। यानी कि आपने टोटल आपने जीएसटी कितना लिया? पहले आपने 18 रुपए लिया था, 18 रुपए में 18 रुपए का जीएसटी भरा था। अब आपने ग्राहक से 19 रुपए 80 पैसे ले लिए। अब 18 रुपए माइनस 19 रुपए 80 पैसे, तो यानी कितने का फर्क आ गया? आप बोलोगे सर 1 रुपए 80 पैसे का फर्क आ गया। जब आप टैक्स भरोगे ना, क्योंकि ये तो देखो, टैक्स तो आपका था ही नहीं ना, आपने कस्टमर से ज्यादा लिया 1 रुपए 80 पैसे, बाकी 18 रुपए का जो है आपको क्लेम मिल जाएगा। 18 रुपए से 18 रुपए कट गए। अब आप कितना भर रहे हो? 1 रुपए 80 पैसे। वो 1 रुपए 80 पैसे आप अपनी जेब से भर रहे हो क्या? नहीं। किससे ले रहे हो? ग्राहक से ले रहे हो। किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट को दे रहे हो। यानी आपने तो कुछ नहीं, आपकी जेब से तो कुछ नहीं गया, आपको तो प्रॉफिट ही हुआ ना। आपने 100, आपको जो अमाउंट पड़ा था वो तो 100 रुपए का ही पड़ा था। आपने 10 रुपए प्रॉफिट रख के आपने 110 का बेचा, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट लिया, यानी कि सरकार ने आपसे कुछ नहीं लिया। आई बात समझ में? टैक्स उन्हें देना पड़ता है जो कस्टमर्स होते हैं जिनके पास जीएसटी नहीं होता। एग्जाम्पल, आप कुछ भी लेने जाते हो आज की डेट में मार्केट में, तो लोग बोलते हैं कि जीएसटी का बिल लगेगा, ठीक है। अब आपके पास तो जीएसटी है नहीं, तो आप क्लेम कहां से करोगे? अगर आप क्लेम नहीं करोगे, तो सपोज 100 रुपए पे 18% यानी कि 18 रुपए, तो आपको 100 रुपए का नहीं पड़ा, आपको कितने का पड़ा? 118 रुपए का। आ रही है बात समझ में? वो 18 रुपए मैंने बेचा है, मैं वहां पे इनपुट एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन वो 18 रुपए सरकार को देने पड़ते हैं। किसको? जो सेलर है वो जमा कर देगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। अब इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि जो टैक्स का प्रोसेस है, टैक्स में भी जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि सर जीएसटी कैसे होगा, क्या होगा, तो टैक्स भी कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। जैसे इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस हम समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ही टैक्स भी होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख के दे देता हूँ आपको, देखो देखो देखो, 3 तरह के ही टैक्स हैं। एक होता है आईजीएसटी और एक होता है लोकल, ठीक है। ये आप याद रखो, ये 2 तरह के हमारे पास टैक्स हैं। आप बोलोगे सर 3 तरह के टैक्स हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चों, सुनो। आईजीएसटी का मतलब होता है जब आप अपने स्टेट को छोड़कर किसी और स्टेट में अगर आप माल बेचते हो ना, तो वो कहलाता है आईजीएसटी। जैसे सपोज अगर आप दिल्ली में रहते हो, ठीक है, और आप दिल्ली को छोड़कर किसी भी और स्टेट में, यूपी, पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना, फलाना ढिमकाना, कहीं भी अगर आप माल बेचते हो तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब लोकल का क्या केस है? लोकल का मतलब होता है कि अगर आप दिल्ली में ही हो और दिल्ली में ही माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो क्या लगेगा? लोकल टैक्स लगेगा। लोकल टैक्स सर क्या होता है? सर लोकल टैक्स को हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में कंसिडर करते हैं। अब अगर मान लो कि आपकी एक ब्रांच दिल्ली में है और एक ब्रांच यूपी में है, ठीक है, तो सर सेलिंग कैसे होगी? क्या हम आपस में एक दूसरे को आईजीएसटी जनरेट करेंगे? करेंगे। क्या सर हम उसके लिए अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? जो एसजीएसटी है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। यानी कि हर स्टेट का जो जीएसटी नंबर होगा वो अलग होगा। जैसे सपोज दिल्ली के लिए जो स्टेट कोड है ना, वो है 07,
ठीक है। यूपी के लिए जो स्टेट कोड है वो है 09, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड के लिए स्टेट कोड 05, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग इस राज्यों के लिए अलग अलग स्टेट कोड है, ठीक है। अगर आपको बोला है सर हमें तो पता ही नहीं है स्टेट कोड कौन कौन से होते हैं, कोई बात नहीं, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आप सिंपली जाओ यहाँ पे टाइप करो जीएसटी स्टेट कोड, आप ऐसे टाइप करो, एंटर कर दो। अब हुआ क्या कि आप देखोगे कि आपको जो है सारे के सारे यहाँ पे कोड्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्लिक किया स्टेट जीएसटी कोड्स, तो क्या आ गया, यहाँ पे थोड़ा हेड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ ये लिखा हुआ है कहाँ टैक्स की जरूरत पड़ती है कहाँ, लेकिन यहाँ पे ये देखो कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास राज्य हैं, ठीक है, चाहे वो यूटी हो चाहे कैसे भी हो, उन राज्यों में हमारे पास यहाँ पे 38 अलग अलग स्टेट के, अदर स्टेट के, यूटी के, सबके पास हमारे पास एक कोड आ गए, 30 तकरीबन 38 जो है राज्यों के हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम देखें तो आपको दिखेगा अंडमान निकोबार के लिए देखो स्टेट कोड 35 है, आंध्र प्रदेश के लिए 37 है। ये जो स्टेट कोड है ना, ये इसके अंदर सीरियल में नहीं आ रहे, नहीं तो आपको मैं बताऊं कि स्टेट कोड जो है ना वो 1 to 3 के हिसाब से भी है। जैसे अगर आप जाओगे सर ऐसे तो याद ही नहीं होगा स्टेट कोड कौन सा किसके साथ है, ये देखो ये स्टेट कोड 1 के साथ आ गया। अब ऊपर से शुरू हो जाओ, अपना देश तो आपको मालूम ही है ना, भारत, भारत में सबसे पहले क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर पड़ता है, स्टेट कोड क्या हो गया, 1। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल, स्टेट कोड क्या हो गया, 2। पंजाब नंबर 3, स्टेट कोड 3। अब इन राज्यों के जो स्टेट कोड हैं 1 से लेकर 9 तक के स्टेट कोड में 0 लग जाएगा, यानी 01, 02, 03, 04। तो दिल्ली के लिए क्या हो जाएगा, 07, ठीक है। ये स्टेट कोड होते हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो हर एक राज्य को अपना स्टेट कोड रखना होता है, क्योंकि उस राज्य को भी टैक्स चाहिए उस राज्य को चलाने के लिए, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि इनपुट वगैरह क्या चीज होती है और कैसे लेते हैं, ठीक है। ई इनवॉइसिंग समझ में आ गया आपको, 20 करोड़ जिसकी वो है वो ई इनवॉइसिंग ले लेगा। देखो ई इनवॉइसिंग के लिए भी जीएसटी पोर्टल से ही जाते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ई इनवॉइसिंग टाइप करोगे, ऐसे ई इनवॉइस टाइप करोगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एंटर करोगे तो ये देखो सबसे पहला जो लिंक आएगा ना आपके सामने, ये है ई इनवॉइसिंग सिस्टम का, ये देखो ये ई इनवॉइसिंग सिस्टम का लिंक है, ठीक है। इस पे जाके जिन जैसे अगर आपका यूजर नेम आईडी पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। नहीं बना हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, किसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, पोर्टल लॉगिन के लिए। अब ये बोल रहा है कि अगर आप ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो ये आपका फॉर्म है, आपने जीएसटी नंबर लगाना है। जैसे मान लो एक तभी जीएसटी नंबर ला के दिखाता हूँ, अगर वो एलिजिबल होगा तो वो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 07 AA CPL, ठीक है, 1069H1ZI, ठीक है जी। ये जीएसटी नंबर है जहाँ पे हम वर्किंग है, ठीक है। ये आ गया R7, ठीक है जी। मैंने कहा गो। ये कह रहा है डेटा ही नहीं है, क्यों नहीं है डेटा, क्योंकि टर्नओवर इतनी नहीं है। जहां टर्नओवर 20 करोड़ की होगी वहां पे अपने आप एलिजिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लेकिन हमें तो इसके अंदर देखना है क्या होता है, मैं आपको कल लॉग इन करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कंपनियों के हैं, ठीक है। ये लॉज वगैरह आ गए, सारी चीजें आ गई, आपको ई इनवॉइसिंग के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब आगे चलें, ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ना मैंने आपको भेजा था, सॉरी ये तो किसी का होमवर्क आ गया। ये देखो ये ई इनवॉइसिंग का मैंने आपको भेजा था, देखो ये 1 अप्रैल से, यानी कि 1 अप्रैल 2022 में ये क्या कर रहा है कि ये लिखा हुआ है मोर देन 50 करोड़ अप टू 50 सॉरी 20 करोड़ से 20 से 50 करोड़ के बीच में जो है उनको ई इनवॉइसिंग हो जाएगा। ये सारा पैनल का जो नोटिफिकेशन आता रहता है ना, ये वो है। अब ये है, ये सेक्शंस होते हैं, कुछ जो सेक्शंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आप कभी टीडीएस कैलकुलेट करोगे या जीएसटी कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको सेक्शंस की जरूरत पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए किस सेक्शन के अंडर में कौन सा टैक्स लग रहा है। देखो बच्चा, कुछ भी नई चीजें सीखने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे तो है नहीं कि घर बैठे सब कुछ आपको आ जाएगा, थोड़ा बहुत आपको थियोरेटिकली और आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन करके देखने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, नॉलेज,
ठीक है। तो वो नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके हर एक चीज सिखा रहा हूँ। और स्टार्टिंग में मैं आपको कभी कल परसों मैंने इनकम टैक्स बताया, कल मैंने आपको टीडीएस बताया, आज मैं आपको इन इनवॉइसिंग बता रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं आपको हर एक चीज की थोड़ी 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 नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। यानी एक बेसिक नॉलेज हम लोग शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये जो टीडीएस है, व्हाट इज द न्यू टीसीएस। टीसीएस अलग होता है, टीडीएस अलग होता है, ठीक है। टीडीएस जो है, जो पेमेंट करता है वो टीडीएस काट कर आगे पेमेंट करता है। जिसके पास पेमेंट आती है, और सपोज अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, तो मैं टीसीएस काट के आगे जमा करूंगा, ठीक है। अब इसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है, देखो मैंने कुछ हाईलाइट करके भेजा आपके पास। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द न्यू सेक्शन 206, ठीक है, 206 सी, ब्रैकेट ब्रैकेट में बोलते हैं क्लॉज, क्लॉज 1H थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020 टू एक्सटेंड टीडीएस प्रोविजन टू द सेलर ऑफ गुड्स, यानी कि जो माल बेचने वाला है, सेलर ऑफ गुड्स। एज दिस प्रोविजन अ सेलर हुज टर्नओवर इज अबव 10 करोड़ रुपीज, ऐसा ऐसा सेलर जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, इज टू रिक्वायर्ड कलेक्ट टैक्स when he received more than 50 lakhs from one buyer during a financial year। यानी कि ऐसा कोई भी सेलर जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा की है, और अगर वो एक साल में, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर अगर वो 50 लाख रुपए से ज्यादा किसी एक बायर से रिसीव करता है, तो उस केस में उसको जो है सॉरी, उस केस में उसको जो है टैक्स भरना पड़ेगा, सब टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट द टीसीएस शुड बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट। अब टीसीएस कब कलेक्ट करना चाहिए, जब आपको वो अमाउंट मिले। जैसे यहाँ पे देखो पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड में क्या है, पॉइंट टू बी नोटेड में दिस प्रोविजन अप्लाइज ओनली टू द सेलर whose gross turnover, केवल ये सेलर पे एप्लीकेबल होता है, बायर पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, ये चीजें हैं, ठीक है। क्लास के लास्ट 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जब भी क्लास स्टार्ट हो, आप लोग तभी मीटिंग को ज्वाइन कर लें। जैसे मैंने आपको टाइम दे रखा है कि 9:15 में स्टार्ट कर दूंगा, इट मीन्स मैं 9:15 स्टार्ट कर दूंगा, ओके। तो प्लीज बी रेडी ऑन 9:15, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, कुछ रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस जो ग्रुप्स में नोट्स आएंगे उनको जरूर स्टडी करना है। अगर आप स्टडी करे रहोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट होता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, आप तुरंत पूछो कि सर हमें यहाँ पे ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। बट बिफोर दैट डू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग गोना बी हैपन, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हैपन होने वाला, ठीक है। अब 5 से 8 मिनट बचे हैं, तो मैं वेस्ट तो नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे 1 मिनट रह जाएगा तब मैं बोलूंगा कैसे हो, क्या हो। ये क्या लिखा हुआ है, गुड्स, गुड्स बोलते हैं माल को, मैंने बताया था। गुड्स डू नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट, गुड्स डू नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन दिस। टीसीएस सेल ऑन अल्कोहल, तेंदू लीव्स पता है ना किसको बोलते हैं, तेंदू लीव्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्क्रैप, टीसीएस सेल मोटर व्हीकल, इतना इतना इतना। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसको किसको इंक्लूड नहीं करता और किसको करता है। क्या कह रहा है, अल्कोहल को इंक्लूड नहीं करता टीसीएस, ठीक है। फॉरेस्ट लीव्स को इंक्लूड नहीं करता है, स्क्रैप्स को इंक्लूड नहीं करता है, किसको करता है, 206 सी क्लॉज 1F और 206 सी क्लॉज 1G। यहाँ पे दो क्लॉज हैं, एक 1F है, एक 1G है। टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, जब टीसीएस किस पे लगेगा, अगर आपने मोटर व्हीकल सेल किया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि मोटर व्हीकल जो है वो 70-80 हजार में आ जाते हैं।